Hello friends, once again we are here with our topic remedial teaching part 2। पिछले वीडियो के अंदर लास्ट के में हमने जो कंसल्ट किया वो था प्रोसेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। थोड़ा सा एक बार जिक्र करते हैं इसके बारे में कि प्रोसेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग है क्या। रेमेडियल टीचिंग के अंदर सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसमें वीकनेसेस एंड डिफिकल्टीज का पता चलता है स्टूडेंट की। उसके बाद क्लास अरेंज की जाती है जिसके अंदर बहुत सारे मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, स्किल्स डेवलपमेंट की जाती है और उसके बाद एक और टेस्ट लिया जाता है। तो ये प्रोसेस थी डायग्नोस्टिक टेस्ट, टीच एंड रीटेस्ट। रीटेस्ट वर्ड को ध्यान से देखेंगे, दोबारा आने वाला शब्द जो है रीटेस्ट है, रीटीच नहीं है। तो ये जो टेस्ट होते हैं हमें यहां पर दो चीजों के बारे में ध्यान रखना है कि वो दो चीजें कौन कौन सी है। ये दो टेस्ट है, एक तो अचीवमेंट टेस्ट और दूसरा है डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इनकी बातें करते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। आप इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। यहां पर मैं अलग अलग बता रहा हूं लेकिन आप जब देखोगे इसको तो इसको एक साथ पढ़ोगे, यानी एक के फैक्ट दूसरे के फैक्ट के साथ रख के फिर करोगे। अचीवमेंट टेस्ट बातें हमने क्या की, छोटी छोटी बातें ये थी कि अचीवमेंट टेस्ट जो होता है ना, वो प्रोसेस को बताता है और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो डिफिकल्टीज को बताता है। यानी जो अचीवमेंट टेस्ट है वो जो लर्निंग की प्रोसेस है उसको बता रहा होता है कितना प्रोसेस के अंदर कितना हमने गेट कर लिया, कितना हमने लर्न कर लिया। और उस लर्निंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो डिफिकल्टीज आ रही है, उन डिफिकल्टीज का पता हमें लगता है डायग्नोस्टिक टेस्ट में। सो लेट अस कंसल्ट अबाउट अचीवमेंट टेस्ट। पहला पॉइंट हमने देखा कि जो अचीवमेंट टेस्ट है वो मेजर करता है किसको, प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ लर्निंग को मेजर करता है। दूसरा, अचीवमेंट टेस्ट ऑल ओवर लर्निंग के बारे में बताता है। ऑल ओवर लर्निंग मींस किसी चैप्टर, किसी यूनिट और किसी सिलेबस के अंदर से हमने कितना पढ़ा, कितना सीखा, ये बताता है अचीवमेंट टेस्ट। तीसरा पॉइंट है जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं वो फॉर्मेटिव भी होते हैं और समेटिव भी हो सकते हैं। फॉर्मेटिव एज वेल एज समेटिव। फॉर्मेटिव मींस यूनिट ड्यूरिंग द कोर्स और समेटिव मींस आफ्टर द एंड ऑफ द कोर्स। यानी ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, ये कम टाइम वाले भी हो सकते हैं और ज्यादा टाइम वाले भी हो सकते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड नहीं होते किसी पे भी। यानी कि अचीवमेंट टेस्ट से पहले सिर्फ लर्निंग की जाती है और उसके बाद लर्निंग का पता चलता है। ये नहीं कि अचीवमेंट टेस्ट से पहले ये चीज होगी उसके बाद ये, इस तरह का कोई मेथड नहीं है। इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद वाइड कंटेंट एरिया इज प्रेजेंटेड, यानी वाइड कंटेंट एरिया है ना उसको प्रेजेंट करता है, यानी कि जो सिलेबस होता है वो होल को बताता है। यानी हमने थोड़ी देर पहले बात की, ये समेटिव होता है। समेटिव के अंदर क्या करते हैं, हम पूरे सिलेबस को लेते हैं, पूरे कोर्स को लेते हैं। इसी कोर्स को जानने, इसी वाइड एरिया ऑफ कंटेंट, विषय वस्तु के वाइड एरिया को जानने के लिए अचीवमेंट टेस्ट के लिए उसमें कितनी लर्निंग हुई है। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स है नेचर। नेचर इसकी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज। देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज इन अचीवमेंट टेस्ट। मींस इसके अंदर बहुत सारे जो टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे टाइप के टेस्ट जो होते हैं, अलग अलग रिटन, ओरल, इस तरह के होते हैं। उसके अंदर सिलेबस को भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कहीं पे थोड़ा है, कहीं पे ज्यादा है सिलेबस, कहीं पे पूरा जो मैटर है वो दे दिया जाता है। उसके बाद स्कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अचीवमेंट टेस्ट। यानी जब अचीवमेंट टेस्ट के बाद हम देखेंगे तो हमें निर्धारित कुछ एक, जैसे 100 नंबर है, 10 नंबर है, 50 नंबर है, इन नंबर्स में जो नंबर है हमें मिलते हैं, यानी स्कोर मिलता है हमें, यानी कितने परसेंटेज मिलते हैं हमें, परसेंट कितने प्राप्त किए हमने, वो मिलता है। इनका एक फिक्स टाइम होता है। अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं इनका एक फिक्स टाइम होता है, इतने टाइम में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है। उसके बाद ये क्वांटिटेटिव होते हैं, यानी मात्रात्मक होते हैं। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं ये मात्रात्मक होते हैं, यानी इसमें स्कोर का महत्व ज्यादा है। अचीवमेंट टेस्ट की बातें हमने की। अचीवमेंट टेस्ट में क्या क्या होते हैं, ये समेटिव भी होते हैं, ये फॉर्मेटिव भी होते हैं। इन सब बातों को ध्यान रखने के बाद अब हम जिक्र करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है, जहां पर अचीवमेंट टेस्ट लर्निंग प्रोसेस को मेजर करता है, वहां पर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो सिर्फ प्रॉब्लम सेंटर्ड एरिया को मेजर करता है। यानी बच्चे में प्रॉब्लम कहां आ रही है सीखने में, कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर डिफिकल्टीज सामने आ रही है लर्निंग के अंदर। दूसरा,
ये हमें बताता है कि क्या जो पर्टिकुलर स्किल है जो डेवलप होनी थी वो हुई है या नहीं हुई है। यानी इट टेल्स अस वट एवर द स्किल्स हैज बीन लर्न्ड और नॉट, क्या वो सीख ली गई है या नहीं। पर्टिकुलर स्किल की डेवलपमेंट पे ध्यान देता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कौन सी स्किल की कमी है, कौन सी स्किल हमें डेवलप करनी है रेमेडियल टीचिंग की क्लास के अंदर। फिर उसके बाद ये फॉर्मेटिव सेंस के होते हैं, यानी समेटिव नहीं होती, ज्यादा बड़े नहीं होती, ज्यादा कोर्स नहीं होता, इसके अंदर प्रॉब्लम सेंटर्ड एरिया ओनली जो है वो इंक्लूड किया जाता है, ये फॉर्मेटिव टाइप के होते हैं। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट डिपेंड्स ऑन अचीवमेंट टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो अचीवमेंट टेस्ट पे डिपेंड होते हैं। कैसे? यानी अचीवमेंट टेस्ट जो है उसके अंदर वीक स्टूडेंट का पता चलता है और इन वीक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम जानने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं। तो हमें पता क्या लगा कि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो डिपेंड किस पे होता है, अचीवमेंट टेस्ट पे। उसके बाद ओनली प्रॉब्लम सेंटर्ड एरिया इज कंसर्न, सिर्फ प्रॉब्लम सेंटर्ड एरिया है उसी को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ज्यादा मैटर इसके अंदर कुछ नहीं है, हमें लर्निंग का कुछ नहीं होता। यानी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पर्टिकुलर प्रॉब्लम कहाँ है वही मेजर किया जाता है। वहां पर अचीवमेंट टेस्ट में वाइड एरिया को प्रेजेंट किया जाता था। उसके बाद है ये जो इसकी जो नेचर है वो सिंपल है, सिंपल नेचर है, यानी एकमात्र इसके अंदर बातें हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है, प्रॉब्लम का पता लगने के बाद रेमेडियल क्लासेस स्टार्ट की जाती है। यहां पर स्कोर नहीं होता, किसी भी प्रकार का स्कोर नहीं होता, कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता इसके अंदर। तो हमने ये कुछ एक बातें देखी। इसके बाद ए टूल फॉर एनालिसिसिंग द लर्निंग डिसऑर्डर्स, ये एक टूल है एनालिसिस करने के लिए, किसका, लर्निंग डिसऑर्डर का, यानी किस प्रकार के लर्निंग डिसऑर्डर स्टूडेंट्स के अंदर जो है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद है, ठीक है, रेमेडियल टीचिंग की सक्सेस जो होती है वो डिपेंड करती है डायग्नोस्टिक टेस्ट पे। इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे कि द सक्सेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग डिपेंड्स ऑन डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या मतलब बना, अगर हम किसी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा बच्चे की वीकनेसेस और डिफिकल्टीज का ढंग से पता लगा लेते हैं तभी रेमेडियल टीचिंग में उन प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। अगर हम करेक्ट जो वीकनेस और डिफिकल्टी है उसका पता नहीं लगा पाए डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू तो हम रेमेडियल टीचिंग में भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इट मीन्स द सक्सेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग डिपेंड्स ऑन डायग्नोस्टिक टेस्ट। और अब हमें जानना है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें रेमेडियल टीचिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, यानी जरूरत पड़ती है। यानी हमें पहचानना है उन स्टूडेंट्स को, उन लोगों को, उन विद्यार्थियों को जो क्या है सीखने में पीछे रह गए या जिनके कम नंबर आए, या फिर ये कह सकते हैं कि वो फेल हो गए। जैसे फेल होना वर्ड आजकल नहीं चलता, क्योंकि कुछ टाइम पहले शिक्षा नीति में बोला गया था कि फेल हम विद्यार्थी को कर नहीं सकते, पास करना था। अभी दोबारा इसको शुरू किया गया है। तो कौन से ऐसे स्टूडेंट है जिन्हें रेमेडियल टीचिंग क्लासेस की जरूरत पड़ती है, तो आइए जानते हैं हु नीड्स रेमेडियल टीचिंग। पहले स्टूडेंट वो होते हैं जो सीखने में स्लो होते हैं, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट वो होते हैं जो वीक होते हैं, लर्निंग में वीक होते हैं, ठीक है। वीक स्टूडेंट और स्लो लर्नर्स जो होते हैं वो क्लास के अंदर होते हैं, वो जनरली वो क्या हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं अपने साथ वाले स्टूडेंट से। तो उनको अपने प्रॉपर लर्निंग के लिए रेमेडियल टीचिंग के अंदर बैठाया जाता है। उसके बाद होते हैं स्टूडेंट विद पुअर मेमोरी। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको कुछ पढ़ाने के बाद थोड़े टाइम बाद वो भूल जाते हैं। ऐसी सिचुएशन आने पर उन्हें बार बार रिवाइज करवाना होता है, लेकिन वो कर नहीं पाते। तो रेमेडियल टीचिंग में उनकी इस प्रॉब्लम को भी दूर किया जाता है। यानी जिनकी मेमोरी वीक है, जो ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं कर पाते, उन स्टूडेंट को रेमेडियल टीचिंग की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है ना, लेक ऑफ मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो मोटिवेटेड नहीं होते पढ़ने से रिलेटेड, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में ध्यान देते हैं, उनको वैल्यू नहीं पता होती, वो कम लर्निंग करेंगे। उनको मोटिवेट करना। कईयों में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, पहले ही ऐसे हो जाते हैं कि हमें ये नहीं आएगा या सीखना नहीं चाहते, कॉन्फिडेंस नहीं होता। उन स्टूडेंट को रेमेडियल क्लासेस के अंदर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद द स्टूडेंट्स हु फेल्स टू ग्रैस्प द इंफॉर्मेशन, यानी क्लासरूम के अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है टीचर के द्वारा स्टूडेंट को, उनको समझने में फेल हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। जो बात
ट्रांसफर की जा रही है, बताई जा रही है टीचर के द्वारा, उसको समझ नहीं पाते, उनको रेमेडियल टीचिंग क्लास की जरूरत पड़ती है। ठीक है। उसके बाद द स्टूडेंट हु फील्स डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग न्यू एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स, जो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं ये समझने में, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और न्यू आइडियाज जो है, नए कंसेप्ट जो टीचर बता रहा है उनको समझने में जिनको दिक्कत होती है, वे स्टूडेंट रेमेडियल क्लास में आकर बैठते हैं या उनको जरूरत पड़ती है। हमने रेमेडियल टीचिंग के बारे में बहुत सारी बातें देखी। हर एक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है, एक से ज्यादा क्वेश्चन है। तो इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं और कुछ एक और बातें रेमेडियल टीचिंग की पढ़ते हैं, कुछ एक फीचर्स, कुछ एक फैक्ट्स देखते हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट थिंग, रेमेडियल क्लासेस आर नॉट फॉर ऑल स्टूडेंट बट फॉर द स्लो लर्नर्स, वीक स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स विद पुअर मेमोरी। यानी यहां पर बैठने वाला विद्यार्थी हर कोई नहीं होता, ऐसे ही किसी को बैठाया नहीं जाता। जिसके अंदर डिफिकल्टीज है, जो सीखने में पीछे है, वीक है, उन्हीं को बैठाया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट वीक नहीं हो सकता, इंटेलिजेंट स्टूडेंट रेमेडियल टीचिंग में बैठ नहीं सकता। उसको फिजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर हो सकता है, उसको दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग के अंदर बैठाया जा सकता है। उसके बाद रेमेडियल टीचिंग हेल्प्स द पीपल टू गेट रिड ऑफ देयर कॉमन एंड स्पेसिफिक वीकनेसेस। यहां आकर हम रेमेडी करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, इंप्रूव करते हैं। किसको कॉमन और स्पेसिफिक वीकनेसेस को, उनसे छुटकारा मिलता है, गेट रिड ऑफ, उनसे छुटकारा मिलता है। उसके बाद इट डेवलप्स द बेसिक नॉलेज इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। रेमेडियल टीचिंग जो है वो बेसिक नॉलेज पे ध्यान देता है, बेसिक नॉलेज के बारे में ज्यादा हमें बताता है। जैसे मैथ का बेसिक नॉलेज क्या है, साइंस का बेसिक नॉलेज क्या है, हमें बेसिक थिंग्स जो है वो डेवलप करना सिखाया जाता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स जो थिंग्स है ना, कंसेप्ट जो है, न्यू कंसेप्ट जो अपने आप धीरे धीरे डेवलप होते रहेंगे। उसके बाद ठीक है, इट फोकसेस, यानी रेमेडियल टीचिंग फोकसेस ऑन स्किल्स ओनली नॉट कंटेंट, यानी विषय वस्तु पर इसका कोई भी है ना फोकस नहीं होता, सिर्फ स्किल के डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देता है। स्किल वर्ड मैंने पहले भी बताया पहले वीडियो के अंदर कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहां पर स्किल्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है। उसके बाद कि while teaching in the class the teacher sometime left the particular area and skills, ठीक है, which are improved in the remedial classes, कि पर्टिकुलर जो स्किल्स और एरियाज टीचिंग कराते समय टीचर है वो लेफ्ट आउट कर देता है, छोड़ देता है, उनको डेवलप किया जाता है रेमेडियल क्लास के अंदर। द मोस्ट कंसंट्रेशन इज ऑन ट्रबल स्पोर्ट्स, यानी जो ट्रबल स्पोर्ट्स है, जहां पर वीकनेसेस है, जहां पर डिफिकल्टीज है, उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है रेमेडियल टीचिंग के अंदर, सिर्फ उन्हीं पर। ठीक है, और उनको इंटेंसिव प्रैक्टिस के द्वारा डेवलप किया जाता है, सही किया जाता है। इंटेंसिव प्रैक्टिस है ना, ट्रबल स्पोर्ट्स को किनके द्वारा इंप्रूव किया जाता है या खत्म किया जाता है, ट्रबल स्पोर्ट्स को हटाया जाता है इंटेंसिव प्रैक्टिस के द्वारा। अब हमें जानना है कि किस प्रकार का करिकुलम अडेप्ट करना चाहिए रेमेडियल क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो करिकुलम को अडेप्ट करने से पहले हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि पीछे जो फीचर पड़े हैं उन सबको हमें ध्यान में रखना होगा। जिस तरह से पहला ये है कि करिकुलम कुछ ऐसा हो जो अकोमोडेट करे किसको, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स को और स्टूडेंट्स की एबिलिटी को। स्टूडेंट्स की एबिलिटी से हमारा मतलब है दे आर लेस इन एबिलिटीज, उनकी एबिलिटी है वो लेस है। लेस इस सेंस में हम कह सकते हैं कि उनको लर्निंग डिफिकल्टीज है, एरर्स उनके अंदर है, लर्निंग डिसऑर्डर्स उनके अंदर है, उनकी मेमोरी स्लो है, ये कुछ एक एरर्स है उनके अंदर, वीकनेसेस है, जिनको ध्यान में रखते हुए जो लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो थोड़ी सी इजी होनी चाहिए, लो वेटेज वाली होनी चाहिए, ज्यादा भारी भरकम चीजें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का जो करिकुलम है वो अडेप्ट करना चाहिए। दूसरा कि ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग करिकुलम शुड बी इजी टू अचीव। जो ऑब्जेक्टिव्स है ना वो इजी होने चाहिए अचीव करने में, है ना, क्योंकि लर्निंग डिफिकल्टीज के साथ स्टूडेंट है ना वो डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाते। द टीचिंग शुड नॉट बी डायरेक्टेड बाय एनी सेट टेक्स्ट बुक।
इसका मतलब हम पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि रेमेडियल टीचिंग इज नॉट रीटीचिंग, वहां से उसको रिलेट करेंगे कि जो जनरल क्लासरूम के अंदर पढ़ाया गया उसके अंदर स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक के सहारे पढ़ाया गया। अब टेक्स्ट बुक के सहारे पढ़ाने के बाद उनमें कुछ एक वीकनेसेस रह गई, वो पीछे रह गए। पीछे रहने के बाद है ना उनका डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया गया और उन्हें हमें पता चला कि पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के अंदर ये डिफिकल्टीज जो है एग्जिस्ट कर रही है। तो अब हम वही टेक्स्ट बुक उठाकर दोबारा पढ़ाने लग गए, किसी सेट टेक्स्ट बुक के थ्रू अगर हम पढ़ाने लग गए तो वो सिचुएशन सेम रहनी है, इंप्रूव नहीं हो पाना। तो यहां पर आकर एक बात ये निकलती है कि जो सेट टेक्स्ट बुक के बारे में के सहारे अगर रेमेडियल टीचिंग में पढ़ाया जाएगा तो उसके टेक्स्ट बुक से जो प्रॉपर जो डिफिकल्टीज है उसको हम रिमूव नहीं कर पाएंगे, जो स्किल्स है उनको डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहले भी हमने देखा कि रेमेडियल टीचिंग इज नॉट रीटीचिंग। रीटीचिंग इसलिए नहीं है क्योंकि वही टेक्स्ट बुक दोबारा इसके अंदर यूज नहीं की जाती, कुछ अलग मेथड, कुछ अलग सिस्टम जो है इसका तैयार किया जाता है, अलग प्रिपरेशन इसकी होती है स्किल डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए ये रीटीचिंग नहीं है। दोबारा पढ़ाना तो है ही, क्लास में पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन इसको उसी तरह से उसी टेक्स्ट बुक के सहारे दोबारा पढ़ाना ये नहीं है, इसलिए इसे रीटीचिंग नहीं कहा गया। रीटीचिंग नहीं कहते इसको, टीचिंग तो है। ठीक है, उसके बाद देयर शुड बी गुड यूज ऑफ टीचिंग मटेरियल एड्स, यानी जो टीचर रेमेडियल क्लासेस के अंदर पढ़ा रहा है उसको पता होना चाहिए कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज किस तरह से करना चाहिए, हमें कहां जरूरत पड़ती है, किस वे में करना चाहिए, कितना करना चाहिए और किस तरह का टीचिंग मटेरियल ऐड हमारे पास जो है होना चाहिए। अब हमें पता करना है कि कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजीज जो यूज की जाती है रेमेडियल क्लासेस के अंदर। टीचिंग स्ट्रेटेजीज जो है वो कुछ इस तरह से होगी रेमेडियल क्लासेस के अंदर। तो इसके अंदर पहला है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। इसके अंदर होता क्या है, इसका जो एम होता है, इसका जो लक्ष्य होता है वो है रेनफोर्स करना द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। इट एम्स टू रेनफोर्स द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का जो आधार है वो डेवलप किया जाता है इंडिविजुअल, वन बाय वन, एक एक स्टूडेंट से। इंडिविजुअल का मतलब एक एक विद्यार्थी को। उसके बाद इट डेवलप्स देयर पोटेंशियल्स, ये इसके बाद जो इनकी क्षमता को, स्टूडेंट की क्षमता को जो चेक किया जाता है और उसके अंदर उसको इंप्रूव किया जाता है। उसके बाद इट इंक्लूड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर कुछ एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक सीमित पीरियड के लिए होते हैं, उसके बाद कुछ एक लॉन्ग टर्म पीरियड्स भी, जो लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स वो भी निर्धारित किए जाते हैं क्लासरूम के अंदर। उसके बाद 2 नंबर पे आता है पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। पीयर सपोर्ट का मतलब समूह से रिलेटेड है, ये स्टूडेंट से रिलेटेड है, स्टूडेंट इंटरेक्शन से रिलेटेड है। यानी कि जो टीचर्स हैं रेमेडियल क्लासेस की वो क्या करेंगे, एक स्टूडेंट को ट्रेन करेंगे। वो जो है जो जिस पीपल को ट्रेन किया है पढ़ाने के लिए वो कहलाता है लिटिल टीचर। ठीक है, वो अपने स्कूलमेट्स की हेल्प करेगा सीखने में। ठीक है, तो इसके अंदर जो पीयर सपोर्ट है, वो पीयर है ना, वो ही सपोर्ट करेगा लर्नर्स की। वही लिटिल टीचर है जो क्या करेगा, अपने क्लासमेट्स की हेल्प करेगा सीखने में। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इट डेवलप्स देयर कम्युनिकेशन स्किल, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, यानी विचार फ्रीली सामने आएंगे, प्रॉब्लम्स फ्रीली सामने आएंगी स्टूडेंट की। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करता है ना, कोऑपरेशन स्किल, एक दूसरे के सहयोग को बताता है। और तीसरा, इट डेवलप्स अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट इंटरेक्शन। अब ये स्टूडेंट इंटरेक्शन का जो रिलेशनशिप है वो इससे बहुत ही बेटर फील होगा, बेटर हो जाएगा। तीसरा है रिवार्ड स्कीम, है ना, तीसरी स्ट्रेटेजी जो यूज की जा रही है वो है रिवार्ड स्कीम। रिवार्ड यानी कि उसको रिवार्ड देना, प्राइज देना, रेनफोर्स करना। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि इससे जो स्टूडेंट है वो अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स और अपने प्लान को डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो रिवार्ड स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्टूडेंट फ्रीली सोचने लग जाता है, हमें हमारा जो सीखने का वो उद्देश्य क्या है और हमें किस तरह से प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हम रेमेडियल टीचिंग के क्वेश्चन को सोल्व करते समय हम ध्यान रखेंगे। कुछ एक और बहुत सारी बातें है ना, हमने पिछले वीडियो के अंदर करी, इसके अंदर भी करी।
रेमेडियल टीचिंग जो क्वेश्चन है वो इन्हीं लाइनों में से बन के निकल के आते हैं। आपने उनको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। एक लाइन का एक ही मतलब या एज इट इज लाइन वहां पर नहीं मिलेगी। आपने सोचना है कि इससे रिलेट हम किस लाइन को करें, ठीक है। यानी कि एज इट इज वर्ड्स वहां पर मिलने पॉसिबल नहीं है। हमें देखना यह है कि रेमेडियल टीचिंग का जो ओवरऑल कंसेप्ट है उसमें से कौन सा तथ्य है जो सही और कौन सा गलत है, ठीक है। तो यही जो लाइंस है वो घूम घूम के आती रहती है हर एग्जाम के अंदर, रीट एग्जाम के अंदर कह लो, सीटेट के अंदर कह लो, 2 क्वेश्चन जो है रेमेडियल क्लासेस से आते हैं। यही बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है रेमेडियल टीचिंग क्लासेस से रिलेटेड। आगे भी हम आपको एक और अदर जो टॉपिक रह गए हैं उनका वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आप अपनी नोट्स का सहारा लेंगे, आप इस वीडियो का सहारा लेंगे, आप अपनी किताबों का सहारा लेंगे और सबको मिला के अच्छे नोट्स तैयार करके और आपको वो 2 क्वेश्चन सही करने हैं जो आपको आपके सिलेक्शन में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। धन्यवाद।